Hey guys, good morning, very good morning to all of you. We are absolutely live, I guess. So, आज क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, सीए इंटरमीडिएट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बचा हुआ पोर्शन. कल के लेक्चर में भी ट्राइड कि मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये चैप्टर 5 खत्म करें, बट हुआ नहीं, थोड़ा एक्सीड हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेपरेट लेक्चर जिसमें हम कुछ जो लास्ट में कल डिस्कस किया कौन कौन से पॉइंट्स हमारे बचे हैं. इफ वी सी देयर आर 3 to 4 पॉइंट्स. लाइक इंडिफरेंस पॉइंट क्या रहता है वो, ईबिट, ईपीएस और एमपीएस, इनका रिलेशन क्या है वो, एंड देन देयर इज वन मोर थिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ये बचा है. एंड थियरी में दो चीजें बची हैं, पैकिंग ऑर्डर थियरी एंड वन मोर थियरी. लाइक तो वो बहुत थेरोटिकल है, तो मैं लास्ट में सिर्फ एक जस्ट आपको ओवरव्यू एंड रीड करेंगे साथ में मिलके, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा बस. बट मेन आर दीज 3 कंसेप्ट. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. बट before moving ahead as usual, this is flash revision. Whether this is exam oriented, yes exam oriented hai, but whether this is sufficient for exam, no, not at all. This is not sufficient for exam because ये आपको कब हेल्प करेगा, when you start your practice. जब प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट करोगे उससे पहले एक बार ये वीडियो देखो एंड देन प्रैक्टिस के लाइक सेल्फ स्टडी के लिए बैठो. दैट विल हेल्प यू. एक स्टार्ट अच्छी देगा, ऐसा नहीं लगेगा इनकम्प्लीट, मिसिंग, या फिर कुछ समझ याद नहीं आ रहा, या फिर ब्लैंक ब्लैंक फील नहीं होगा. इससे एक गुड स्टार्ट मिलेगा आपको. फाइन, स्पीड बढ़ा के इसी को आप देख सकते हो बिफोर यू स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी. ठीक है, यस. बिफोर मूविंग अहेड ऑल्सो न्यू बैच के डिटेल्स मुझे बताने दो आपको. मे 25 के लिए रेगुलर बैच जिसमें डिटेल्ड पूरा 1-to-1 एनालिसिस, मतलब लाइक मॉड्यूल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, आरटीपी, एमटीपी, सारे चीजें कवर होंगी. वो बैच चालू होने वाला है सून. फॉर फीस यू कैन चेक आउट हमारा ऑलरेडी सक्सेस मंत्रा के वेबसाइट पे आपको मिलेगा. एट द सेम टाइम यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट सक्सेस मंत्रा. वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आई माई सेल्फ विल बी अवेलेबल फॉर अ फेस टू फेस बैच. एट द सेम टाइम अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी अच्छे अच्छे फैकल्टीज आर टीचर्स, कुछ साइली मैम भी अकाउंट्स के लिए अवेलेबल है वहां पे. ठीक है, सो ग्रुप 1, ग्रुप 2, एवरीथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट सक्सेस मंत्रा एंड यू कैन अवेल दैट. सो अदर डिटेल्स मुझे देने दो. ये बैच कैसे अवेलेबल रहेगा सर? फेस टू फेस बैच सक्सेस मंत्रा पुणे एकेडमी में अवेलेबल है, एज वेल एज वर्चुअल अवेलेबल है. बाद में लाइव स्ट्रीमिंग आपको मिल सकता है, या फिर आपके पास ऑप्शन है टू परचेज प्री रिकॉर्डेड क्लासेस. ठीक है, तो आप आपके पेस पे यू कैन डू दोज. एंड बिसाइड्स दैट, या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव. थोड़ा इस लेक्चर को शॉर्ट रखने का ट्राई करेंगे, जितना ज्यादा फास्ट हो जाए वी विल ट्राई. ठीक है, हमने ये सारी चीजें की है. देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, एंड ये लास्ट वाले 2 थ्योरी हमारे बचे हैं, ट्रेड ऑफ थ्योरी एंड पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ये हम आज डिस्कस करेंगे. Beside that, concept and factors for designing optimal capital structure. कौन से फैक्टर्स है, कॉस्ट वगैरह वो हमने देख लिए हैं. रिमेंबर 5-6 फैक्टर्स ऐसे डायग्राम में दिए थे. 3 तो उसमें से वही थे, कॉस्ट, रिस्क एंड देन कंट्रोल, राइट. बिसाइड्स दैट कुछ फैक्टर्स वेयर लाइक सेल्स तुम्हारा, ग्रोथ रेट तुम्हारा, देन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो, ऑल दोज थिंग्स, वो भी हमने देख लिया है. डिस्कस ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हमने तो सारी थेरीज मिला के यही डिस्कस किया. एंड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली दैट जहां पे आपका कॉस्ट लीस्ट हो एंड वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा हो. दिस इज ओनली फ्रॉम कॉस्ट पर्सपेक्टिव. अदर फैक्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट स्ट्रक्चर जहां पे सारी चीजें बैलेंस्ड हो. लाइक कंट्रोल भी इतना ज्यादा डाइल्यूट ना हो रहा हो, रिस्क भी डेट लगाया इसलिए ज्यादा रिस्क भी ना हो, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. दैट इज द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. मूविंग अहेड, ये हमें देखना है EBIT, EPS एंड MPS का एनालिसिस, एंड देन डिस्कस द मीनिंग, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन. ये भी एक छोटा सा थ्योरी में है, वेरी इजी है. ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन नाम से ही समझ में आया, तो ये भी हम रीड आउट करेंगे. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस इनिशियली मूव टू सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, एंड देन बाद में लास्ट में थ्योरी कर लेंगे. ठीक है गाइस, क्लियर है? कल के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट? टेल मी, कल के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट?
यहाँ पे है, ये स्टार्ट करना है रिलेशनशिप बिटवीन EBIT, EBIT, EPS एंड MPS, EBIT, EPS एंड MPS। मेरे पास कल जैसे मेरे नोट्स हैं, आई विल रेफर दोस सो दैट एक स्ट्रक्चर्ड वे में ये हम कंप्लीट करें, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सो चलो गेट अप रेडी। सो गाइस टेल मी how EBIT, EPS and MPS are related, and second thing, कैपिटल स्ट्रक्चर का इन पे कैसे इफेक्ट होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का इन पे कैसे इफेक्ट होता है, राइट। सो कल जितना हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ द चैप्टर हमने कवर किया, उसमें हमने देखा कि यू चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका EPS चेंज होता है। क्यों आपका EPS क्यों चेंज होता है? बिकॉज आप डेट को आइदर देते हो, नहीं देते, कम देते हो, ज्यादा देते हो, डिपेंड्स ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। तो जितना दोगे उस पर टैक्स सेविंग होगा, उसके बाद जो आएगा वो डिविडेंड वगैरह या फिर EPS आएगा, राइट। सो अल्टीमेटली EPS गेट अफेक्टेड, एंड यू नो EPS इनटू PE रेशियो किया तो MPS आता है, तो अल्टीमेटली MPS अफेक्ट हो रहा है। अल्टीमेटली MPS मतलब का वैल्यू ऑफ फर्म इन द मार्केट, वैल्यू ऑफ इक्विटी इन द मार्केट, राइट। MPS वो रहता है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, राइट। तो अल्टीमेटली फर्म का वैल्यू अफेक्ट हो रहा है, बेस्ड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, ये तो हमने कल ही देखा था, राइट। सो देन इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वही बताया है कि टू एनालाइज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री इज इंपॉर्टेंट। एनालाइज द रिलेशन मतलब ये ऐसा कुछ रिलेशन वन टाइम यू नो EPS इक्वल्स टू 2 टाइम्स, सॉरी EBIT इक्वल्स टू 2 टाइम्स EPS वगैरह, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है ये रिलेशन। मतलब they are just telling कि analysis of these three factors how both या फिर three are interdependent on each other, या फिर how they आर अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, ये बताया है। एंड ये एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, क्यों? तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ फर्म अफेक्ट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंसिंग डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल स्ट्रक्चर, उनका मेन इंटेंशन क्या है? सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज द गोल? द गोल इज डिसाइडिंग अपॉन एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट ना। सो कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होता है? जहां पे कॉस्ट लीस्ट होता है, सो यू विल एम्प्लॉय डेट एम्प्लॉय करते जाओगे सो दैट आपका कॉस्ट कम होता जाए, राइट। बट दैट्स व्हाट यहाँ पे बोला है कि बी केयरफुल कि एवरी टाइम डेट एम्प्लॉय करने से बेनिफिट ही होता है, ऐसे नहीं है। बिकॉज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आप कमा रहे हो, लेट्स अज्यूम ये EBIT इज योर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वही आपका काफी कम है। So in that case, employing debt is risky because आप फिक्स पेमेंट्स कर नहीं पाओगे, आपका प्रॉफिट कम है। समझ लो बात को, ठीक है। आप फिक्स पेमेंट्स कर नहीं पाओगे बिकॉज आपका प्रॉफिट कम है। So in that case your EPS will be negative, शेयर होल्डर्स का डेट वैल्यू डिस्ट्रॉय होगा, कम होगा। समझ में आ रही बात? 10,000 कमाया एंड फिक्स पेमेंट्स में इन लोगों को, डेट वालों को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 15,000, वैल्यू इज डिट्रियोरेटिंग, right? So in that case you have to understand कि when you have to employ debt, कितना EBIT है आपका, whether you have that level of EBIT, strong profitability position कि आप fixed payment discharge कर सको, and because of that फिर EPS कितना आ रहा है, ठीक है। So basically analyzing relationship between EBIT, EPS and MPS, EBIT फिर फिक्स पेमेंट्स करोगे, उसके बाद EPS आएगा ऑटोमेटिकली, जो शेयर होल्डर्स के लिए बचा वो EPS आएगा, राइट। सो दैट EPS एंड उसको इनटू PE रेशियो किया तो MPS आएगा। तो ये पूरा एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों? यही टू बेसिकली दिस रिलेशन, एनालाइजिंग दिस रिलेशन, व्हाट दे हैव सेड इज इट प्रूव्स एज ए टूल मतलब एक फाइनेंशियल टूल या फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग, सुना है? एक प्रकार से ये फाइनेंशियल मॉडलिंग है कि यू हैव टू प्रिपेयर डिफरेंट सिनेरियोज, कि अगर मेरा EBIT गिवन लेवल पे इतना है एंड मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे किया, 20-80 रखा या फिर 30-70, 70-30, 50-50, जो कुछ भी आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, या फिर ऑप्शंस अवेलेबल है कंपनी के पास, वो सारे एक ऑप्शंस करके रखे, एंड हर एक का इंपैक्ट एनालाइज करना ऑन EPS, अल्टीमेटली लास्ट में EPS एंड देन MPS, इन सब पे इंपैक्ट एनालाइज करना। दीज आर डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल्स। फाइनेंशियल मैनेजर या फिर CFO हैज टू डू दिस। So analyzing relation before taking a decision on capital structure, ठीक है। And that's why analyzing relationship between these three is important before deciding capital structure, because ultimately it will have impact on your value of firm, on your value of firm. I hope clear है।
इतना ही है इसमें, इतना ही है इसमें। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में एक दो चीजें और बताता हूँ, एक तो डिस्कस किया मैंने एक पॉइंट, दैट एम्प्लॉइंग डेट इज गुड, however every time it is not good, it is only good when your ROI, the returns which your company is generating is greater than what you are paying, that is greater than cost of debt। अगर आपका ROI अच्छा है, कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, तो ही डेट यूज करके फायदा है, अदरवाइज इट इज एन अनफेवरेबल थिंग। जब फेवरेबल होता है वी सी इट एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फिर फेवरेबल लीवरेज, हम उसको बोलते हैं, ठीक है। फिक्स चार्ज ऑन डेट, इट कैन बी फेवरेबल, मैं पढ़ रहा हूं थोड़ा, इट कैन बी फेवरेबल फॉर ईपीएस इफ आरओआई इज ग्रेटर देन केडी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन केडी, इट इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। या फिर अनफेवरेबल रहा तो ईपीएस कम हो जाएगा, सॉरी निगेटिव में जाएगा, कम हो जाएगा नहीं, निगेटिव में जाएगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही बात। एंड ये फेवरेबल क्यों है गाइस, फेवरेबल क्यों है डेट, वो तो ऑलवेज आई से टू थिंग्स फेवरेबल क्यों है डेट, बिकॉज एक डेट का कॉस्ट कम रहता है, एंड सेकंड कॉस्ट कम रहता है तो कम रहता है मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कम रहता है, कूपन रेट कम रहता है, एंड दूसरा टैक्स बेनिफिट, टैक्स शील्ड मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट डेट। इसमें प्रेफरेंस को भी इंक्लूड किया है थोड़ा बार डिस्कशन में कि इसमें प्रेफरेंस शेयर भी आने से कैसे इंपैक्ट होता है। तो प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स डिविडेंड देना है तो इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डेट, बट हम डिबेंचर्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डिबेंचर्स, हाउएवर कॉस्ट पर्सपेक्टिव से हमें हमेशा डिबेंचर्स प्रेफर रहते हैं, इसलिए हम कंपैरिजन डायरेक्टली इक्विटी और डिबेंचर्स में करते हैं, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डिबेंचर्स इन टर्म्स ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। उसमें और व्हाट वी से नेगेटिव फैक्टर्स क्या है एज कंपेयर टू डेट, प्रेफरेंस शेयर का रेट थोड़ा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू डेट, एंड टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता। सो ऑलवेज कंपनी विल प्रेफर डिबेंचर्स, ठीक है। इक्विटी तो कंप्लीटली अलग है, इक्विटी तो ओनरशिप है, राइट, उसमें कोई फिक्स डिविडेंड नहीं है, इसलिए वो अलग है। प्रेफरेंस में फिक्स डिविडेंड है तो इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डेट। ये आप जब इंडिफरेंस पॉइंट के लिए जब करोगे ना, फिर ब्रेक इवन पॉइंट के लिए उस टाइम भी हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में डेट एंड प्रेफरेंस में हमेशा प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डेट, कंपनी विल ऑलवेज प्रेफर डेट, ठीक है। तो ये भी डिस्कशन है यहाँ पे थोड़ा। दैट्स इट इन दिस पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी, ईपीएस एंड एमपीएस। क्लियर है, आपको समझा। दिस रिलेशन, एनालिसिस ऑफ दिस रिलेशन serves as a financial tool for financial managers before taking any financial capital structure relating decision, ठीक है, क्लियर है। यस, आई होप समझा है आपको। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इजी है, यू कैन रेफर दैट। लेट अस मूव टू ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है सर ब्रेक इवन का मीनिंग, तो आपको पता है, आई नो दैट मीनिंग आपको पता है। ब्रेक इवन सर पहले भी कहीं किया है क्या, यस, कहाँ पे किया है, कॉस्टिंग वगैरह में आई गेस किया है आपने, आई गेस कॉस्टिंग वगैरह में किया है। वहां पे हम जो ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज दैट, जहां पे आपकी कॉस्ट इक्वल टू योर रेवेन्यूज एंड यू आर एट अ सिचुएशन ऑफ अ नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। सो दैट वाज फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव ना, कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट आर इक्वल टू योर रेवेन्यूज विच यू आर अर्निंग, सेल्स विच यू आर मेकिंग, योर वेरिएबल कॉस्ट, योर फिक्स्ड कॉस्ट, योर अदर ओवरहेड्स वगैरह जो कुछ भी है, वो सारी चीजें आर इक्वल टू योर रेवेन्यूज, राइट। तो इन सच ए सिनेरियो दैट वाज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट वी कैन से। यहाँ पे हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब वो तो हुआ, आप नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर प्रॉफिटेबल पोजीशन में आ गए, फाइनेंशियल सेल्स माइनस कॉस्ट वगैरह सब करके ब्रेक इवन, वो था वो वाला कॉस्टिंग वाला। अभी इसके नीचे की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आ गए आप, उसके बाद वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में कौन से कॉस्ट रहता है सर, फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट रहता है, डिविडेंड रहता है, प्रेफरेंस डिविडेंड रहता है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल कॉस्ट। तो अभी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, ऊपर वाला वाज ऑपरेशनल थिंग एंड अभी नीचे वाला इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन। सो व्हाट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, देखो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, ये क्या है, नथिंग। A point, I will tell you, a point at which your EPS equals to 0, यहां पे लिखा है देखो, it denotes a level of EBIT for which company's EPS is 0, मतलब ऐसा level of EBIT, मतलब उतना level of profit। You remember हम एक let me go back to the thing which you know, operational break even point। वहां पे you remember what was that break even point, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी सेल्स वगैरह निकाल देते, व्हाट डज दैट मीन,
कि वो लेवल ऑफ सेल्स जहां पे आपका प्रॉफिट जीरो हो, यू आर एट अ पोजिशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, वो लेवल ऑफ सेल्स। सिमिलरली यहां पे आप बोलोगे वो ऊपर वाला था पीएनएल का पोर्शन, अभी नीचे आ जाओ थोड़ा, वो लेवल ऑफ ईबीआईटी वहां जो मतलब वो वाला जहां पे खत्म हुआ वहां से ये चालू हो रहा है, तो दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पे मैं ईपीएस इज जीरो, मतलब ईबीआईटी माइनस में इंटरेस्ट करता हूं माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करता हूं, उसके बाद आ जाता है मेरा इक्विटी के लिए जो कुछ भी है, एंड दैट इज ईपीएस, दैट इज ईपीएस राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करूंगा तो ईपीएस आ जाएगा राइट। सो जहां पे ये ईपीएस जीरो है, मतलब अल्टीमेटली जहां पे नेट इनकम जीरो है, नेट इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स वो जीरो रहेगा, तभी तो ऑटोमेटिकली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करूंगा तो जीरो आ जाएगा राइट। सो जहां पे माय अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स वो जीरो है, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी इज माय ब्रेक इवन पॉइंट, उतना मुझे कमाना है ब्रेक इवन करने के लिए राइट। कंसेप्ट क्लियर है। अभी अभी वो कंप्यूट कैसे करोगे, वो कंप्यूट कैसे करोगे जहां पे ईपीएस आपका जीरो है, अगर ईपीएस जीरो है मतलब ही अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जीरो है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जीरो है, ये जीरो कैसे हुए, क्यों हुए जीरो, ईबीआईटी कुछ तो था, आई हैड अर्न समथिंग, लेट्स अज्यूम आई हैड अर्न समथिंग, बट मैं इक्विटी शेयर वालों को कुछ नहीं दे पाया, क्यों, बाकी सब बीच में लोगों ने ले लिया, इसलिए तो इक्विटी शेयर के बाद जीरो बचा, जब इससे मैं माइनस माइनस करते जाऊंगा तब इक्विटी शेयर के लिए जीरो बचेगा। तो मैंने किन किन लोगों को दिया, मैंने दिया फर्स्ट इंटरेस्ट एंड दूसरा दिया प्रेफरेंस डिविडेंड, टैक्स भी दिया, इंटरेस्ट के बाद टैक्स दिया एंड टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड दिया। ये तीन चीजों की वजह से मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट खाली हो गया, जीरो हो गया, मतलब दीज थ्री कॉस्ट एग्जॉस्टेड होल ऑफ माई प्रॉफिट, होल ऑफ माई ईबीआईटी राइट, होल ऑफ माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरा इन्होंने खा लिया एंड शेयर होल्डर्स के लिए जीरो बचा। ठीक है, मतलब कहना इसे जितना भी ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट था दैट इज इक्वल टू इन तीनों ने जो खाया राइट राइट। सो दैट्स इट वही किया है। दिस फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी। इन तीनों ने क्या क्या खाया, क्या क्या खाया देखो ना, इंटरेस्ट, एक तो इंटरेस्ट ले लिया एंड टैक्स ले लिया एंड देन प्रेफरेंस डिविडेंड ले लिया। तो प्रेफरेंस डिविडेंड अभी इन्होंने सिर्फ लिखते टाइम अलग लिखा है, लिखते टाइम अलग लिखा है, आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो, बाद में देखते हैं, बट ये भी इजी है, क्वाइट इजी है। इंटरेस्ट ले लिया एंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी ले लिया, बट अभी कैसे होता है, इंटरेस्ट माइनस होता है उसके बाद कुछ तो एक अमाउंट आता है राइट, उस पे टैक्स लगता है, उससे टैक्स माइनस होता है, लेट्स अज्यूम 30% टैक्स है, लेट्स अज्यूम 30% टैक्स है, तो माइनस 0.3 होगा, या फिर 100 की बात करेंगे तो 30 माइनस होगा, ये 100 आ जाएगा, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ये 100 आया, उससे 30 माइनस हो जाएगा, टैक्स माइनस हो जाएगा एंड 70 बचेगा, एंड दैट 70 इज होल प्रेफरेंस डिविडेंड। क्यों, तो एग्जॉस्ट हुआ ना, तीन तो चीजें हो गई, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स भी माइनस हो गया, 30 बचा क्या 70, दैट इज क्या प्रेफरेंस डिविडेंड, बिकॉज इक्विटी के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के जीरो है, वही तो पॉइंट हमें निकालना है जहां पे इक्विटी के लिए जीरो है, बचा कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा 70 इज प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड से पीछे कैसे जाऊं, मतलब इंटरेस्ट सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड बीच में उसके पहले टैक्स था, डायरेक्टली मैं एक लेवल जंप ऊपर जंप कैसे करूं, क्या मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 माइनस टी दैट इज 0.7 से डिवाइड किया, 0.7 से डिवाइड किया तो क्या मेरा 100 आ जाएगा, यस आ जाएगा, आ जाएगा, समझ में आ रही है ना, दिस इज मैथ्स। 100 था, -30 टैक्स गया, हाँ -30 टैक्स गया, उसके बाद बचा क्या, तो 1 माइनस टी दैट इज 0.7 एंड दैट इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 0.7 करूं तो ऑटोमेटिकली फिर से ऊपर वाला आ जाएगा मेरा बेस 100 राइट। सो दिस 100 इज ऑटोमेटिकली, जब मैं ये प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी करता हूं, 1 माइनस टी करता हूं, इट ऑटोमेटिकली इट इज अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, that is I can say this is earning before tax, EBT, earning before tax and plus इंटरेस्ट कर दिया, तो तीनों कवर हो रहे हैं, टैक्स भी कवर हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी कवर हो गया एंड इंटरेस्ट भी हमने ऐड कर दिया, ये तीनों मिला के मेरा ईबीआईटी मेरा इतना ही अर्निंग किया जितना इन तीनों को सफिशिएंट हुआ, एंड दैट इज व्हेन आई ब्रेक इवन। वो पॉइंट है ये जहां पे अर्निंग ईपीएस वालों को कुछ भी नहीं मिला, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कुछ भी नहीं मिला, मैंने जितना लगाया था रिकवर मेरा हो गया, मेरा कुछ लॉस नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम ईपीएस वालों को कुछ मिला भी नहीं। ठीक है, दैट लेवल इज नोन एज ईपीएस, दैट लेवल इज नोन एज ब्रेक इवन। कौन से टर्म्स में डिनोट करोगे ये, ईबीआईटी के टर्म्स में, कि दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी, दैट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां पे ईपीएस जीरो है। क्लियर, आई होप काफी वेल मैनर में मैंने आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, ये देखो
ये देखो आई गेस ये इंडिफरेंस पॉइंट स्टार्ट हो गया, इन्होंने साथ में ही लिया है ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो है, ब्रेक इवन पॉइंट आई गेस, सॉरी दिस इज इंडिफरेंस पॉइंट, सॉरी यहाँ पे नहीं है ब्रेक इवन के लिए, ब्रेक इवन के लिए सिर्फ इतना ही है, ब्रेक इवन के लिए सिर्फ इतना है, एंड आई गेस सफिशिएंट है एक्सप्लेनेशन भी, कंसेप्ट समझा है आपको, ठीक है। सो हमारे पास 3 कंसेप्ट थे इंपॉर्टेंट में, वन वाज रिलेशनशिप बिटवीन ईपीएस, सॉरी ईबिट, ईपीएस एंड एनपीएस, सेकंड वाज दिस ब्रेक इवन पॉइंट, एंड थर्ड इज इंडिफरेंस पॉइंट जो हम अभी करेंगे, ठीक है। बिफोर दैट टेल मी कुछ डाउट है, टेल मी कुछ डाउट है। क्लियर है, क्लियर है गाइस, टेल मी कुछ डाउट है। लेट अस मूव अहेड, लेट अस मूव अहेड। दिस वाज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। सर क्या इस पे सम्स लोगे आप? अभी नहीं लेंगे, मैंने पहले ही बोला इस वीडियो का, इस लेक्चर का पर्पस ये है कि आपको एक स्टार्ट मिले बिफोर यू डू योर सेल्फ स्टडी, बिफोर यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। जब सेल्फ स्टडी करने बैठो तब आपके नोट्स लेके बैठो, एंड एट द सेम टाइम ये सुनो फर्स्ट एंड देन स्टार्ट विद द सेल्फ स्टडी। कौन इसका और एक मतलब इससे और एक बेनिफिट ये भी हो सकता है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर मिल जाएगा कि कैसे अप्रोच करना है लेसन को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कल जब मैं आई वॉज टीचिंग व्हेन यू वर इफ यू वर मेकिंग नोट्स इन द सेंस पूरे इसके नहीं, कौन सा टॉपिक लाइक फर्स्ट कैसे स्टार्ट करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर, सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है उसका, वो 3 चीजें, रिस्क कंट्रोल वो वाला, थर्ड उसके बाद डिफरेंट थियरीज में भी स्टार्टिंग में भी स्टार्टेड विद नेट इनकम, देन ट्रेडिशनल नेट ऑपरेटिंग इनकम, देन मोदी मिलर, बिकॉज एक फ्लो में था, हर एक थियरी वॉज इंप्रूवमेंट ऑफ द अदर थियरी, अर्लियर थियरी, राइट। तो एक फ्लो मिल गया। उसके बाद थियरी में बीच बीच में हमने थियरी देखी कि थियरी में कौन कौन से पॉइंट्स है, लाइक देयर इज सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की कौन कहाँ से, यू नो वहां पे लिखा था, मिक्स दिए थे डेट इक्विटी प्रेफरेंस के डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, देन व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट, देन ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन जो अभी देख रहे हैं। थियरीज में 2 थ्योरेटिकल थे, पेकिंग ऑर्डर थियरी एंड जो अभी देखेंगे हम, और एक कोई तो है, ठीक है। तो या आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि एक सीक्वेंस मिल जाएगा कि किस सीक्वेंस में स्टार्ट करना है। गो विद दैट सीक्वेंस, थियरी यहाँ से समझ लो, थियरी इन द सेंस कंसेप्ट्स यहाँ से समझ लो, एंड डायरेक्टली इलस्ट्रेशन सॉल्व करने बैठो। वेरी मच इफेक्टिव वे ऑफ रिवीजन, वेरी मच इफेक्टिव वे ऑफ रिवीजन, ठीक है। बिकॉज आप खुद पढ़ने बैठे तो टाइम जाएगा, टाइम जाएगा, एंड आप वहीं पे घूमते रह जाओगे, वही पढ़ लो वही पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मैंने एक बार बताया, यू विल लाइक इट विल गिव यू अ गुड स्टार्ट, ठीक है। यस, मूविंग अहेड, मूविंग अहेड। इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट क्या रहता है सर? इंडिफरेंस पॉइंट, कम ऑन गाइस, कम ऑन, बकल अप। इंडिफरेंस पॉइंट क्या रहता है? अब तक आपका मॉक टेस्ट भी हुआ है, राइट? आई गेस मॉक टेस्ट भी आपका हुआ है। पेपर कैसा था? डू टेल मी, पेपर कैसा था? डू टेल मी। उस पर भी हम शायद मॉक टेस्ट का डिस्कशन बनाएंगे, ठीक है। या चलो कम ऑन। इंडिफरेंस पॉइंट क्या रहता है सर? एक ऐसा पॉइंट जहां पे वी आर इनडिफरेंट, वी आर इनडिफरेंट मतलब सर वी डोंट हैव एनी डिफरेंट ओपिनियन, या फिर वी डोंट हैव एनी प्रेफरेंस इन दैट केस, इट इज लाइक बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लो या फिर कौन सा भी ऑप्शन अडॉप्ट कर लो, ठीक है। दैट इज इनडिफरेंस पॉइंट, दैट इज इनडिफरेंस पॉइंट। यहाँ पे कौन से कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स में याद है इनडिफरेंस पॉइंट रहता था एक यूटिलिटी कर्व पे, रिमेंबर, राइट? दैट वाज अलग पर्सपेक्टिव। यहाँ पे कौन सा पर्सपेक्टिव है? यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी, दैट कंपनी इज इनडिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ द प्लान्स या फिर बोथ ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फॉर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी कौन से टाइप के आ जाएंगे कि आपको 2 ऑप्शंस दिए रहेंगे कि दिस इज वन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, दिस इज वन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, आई मीन कैपिटल स्ट्रक्चर। सो आपको 2 ऑप्शंस दिए रहेंगे, एंड नाउ यू माइट हैव टू फाइंड दैट इनडिफरेंस पॉइंट या फिर कौन सा ऑप्शन कहाँ पे बेटर है। इट्स नॉट ऑलवेज कि ऑलवेज एक ऑप्शन बेटर रहेगा, इट जनरली हैपेंस इज लाइक, फॉर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, ये लाइन ऊपर है, उसके बाद एक पॉइंट आता है, उसके बाद दूसरा लाइन ऊपर है, तो समटाइम्स इट हैपन एक पॉइंट तक वन ऑप्शन इज गुड। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, इफ योर सेल्स आर अनस्टेबल है आपकी सेल्स, या फिर सेल्स आपकी कम है, लेट्स अज्यूम आप 10,000 के ही ईबीआईटी हो रहा है आपका, ठीक है, ईबीआईटी 10,000 ही हो रहा है आपका, एंड फिक्स कॉस्ट आपका 15,000 है, so that is not viable. But वही in that case फिक्स कॉस्ट आपका only 5,000 होता, 3,000 होता, तो then that would be a viable option,
समझ में आ रहा है? तो एक पॉइंट तक एक ऑप्शन माइट बी बेटर, बट उसके बाद दूसरा ऑप्शन माइट बी बेटर. सो यू हैव टू एक्सप्लेन देम कि अप टू दिस पॉइंट एंड दिस इज दैट पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस जहां पे दोनों ऑप्शंस आर इक्वल, एंड उसके बाद ये ऑप्शन इज बेटर, उसके पहले दूसरा ऑप्शन इज बेटर. ठीक है? तो यू हैव टू explain them this in your answer. First of all, then you have to find that indifference point ना, वो कौन सा पॉइंट है जिसके बाद एंड आगे एंड बाद में डिसीजन चेंज हो जाता है. ठीक है? स्टार्टिंग सिंपल. if you employ, options would be like if you employ 100% debt, if you employ 100% equity, या फिर कुछ तो रेशियो वगैरह देके वो करेंगे, आपको पूछेंगे. ठीक है? सिंप्लिसिटी के लिए एज ऑफ नाउ वो कंसीडर करते हैं. इफ यू एम्प्लॉय 100% डेट एंड इफ यू एम्प्लॉय 100% इक्विटी. ठीक है? यहाँ पे देखो ग्राफ के थ्रू ही समझेंगे, इसको ग्राफ के थ्रू ही समझेंगे, वही बेटर रहेगा. देखो दिस इज ईबीआईटी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज ईबीआईटी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे ईपीएस दिया है. हमें अल्टीमेटली ईपीएस के टर्म्स में डिसीजन लेना है, बिकॉज ईपीएस वुड ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट एमपीएस market price because EPS into PE ratio. तो PE ratio assuming constant है, तो it will automatically impact MPS, right? So ultimately we have to decide based on EPS के terms. Obviously not always. अगर PE ratio अलग-अलग specifically दो options में अलग-अलग दिया है तो ultimately MPS देखोगे, because into PE ratio जब करोगे तब दोनों का value अलग-अलग आएगा, right? But assuming for the time being PE ratio is constant across all the options, हमारा डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन ईपीएस. जहां पे ईपीएस ज्यादा होगा दैट वुड बी ऑप्शन बेटर, गुड ऑप्शन या फिर ऑप्टिमम स्ट्रक्चर फॉर अस, राइट. तो ईपीएस कहां पे ज्यादा रहेगा सर? तो वी हैव टू टॉक इन द टर्म्स ऑफ ईपीएस. ठीक है? तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे ईपीएस है एंड ये स्टार्ट होता है ईबिट से, मतलब जो हमने अभी रिलेशन देखा ईबिट, ईपीएस एंड एमपीएस, राइट. तो हम ईबिट टू ईपीएस का जर्नी जिसमें बीच में तीन चीजें कवर होती है, इंटरेस्ट, टैक्स एंड देन डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सब होने के बाद ईपीएस आता है. ठीक है? तो वो वाला जर्नी देख रहे हैं. तो देखो व्हाट दे आर सेइंग, एज योर ईबीआईटी ग्रोज, ध्यान से देखो, एज योर ईबीआईटी ग्रोज ऑन एक्स एक्सिस, बढ़ते जाता है. ठीक है? दिस डेट एंड इक्विटी जो लिखा है ना, दीज आर ऑप्शंस कि यू आर एम्प्लॉइंग 100% इक्विटी एंड यू आर एम्प्लॉइंग अदर ऑप्शन, यू आर एम्प्लॉइंग 100% डेट. ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन एट ए टाइम वन ऑप्शन लेते हैं. यू आर एम्प्लॉइंग 100% इक्विटी. इन दैट केस once your EBIT starts growing, आपका EPS immediately जीरो से बढ़ना स्टार्ट होता है. कैसे सर? सोचो, थोड़ा सोचो. EBIT है, what they are saying, once your EBIT starts growing, पहले जीरो था, एक्स एक्सिस पे देखो जीरो से स्टार्ट किया हमने, it starts growing 1, 10, 15, 20, 25, 30 lakhs वगैरह, राइट. जैसे जैसे बढ़ता जाता है, टेल मी वेदर देयर इज एनी इंटरेस्ट? नो, 100% इक्विटी है ना, ऑप्शन देखो 100% इक्विटी, कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट. टैक्स वगैरह आ जाएगा, बट टैक्स तो पूरा कंज्यूम नहीं होता, 100% टैक्स नहीं होता, टैक्स छोड़ के कुछ तो बचेगा. प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह कुछ है? फिलहाल कुछ नहीं है. डेट एंड इक्विटी ओनली 2 ऑप्शंस है. ठीक है? बचा हुआ सारा किनको जाएगा? 1 रुपी भी कमाया तो भी 0.7 किसको जाएगा? इक्विटी वालों को. सो इमीडिएटली वंस योर ईबीआईटी इंक्रीजेस इवन मार्जिनली बाय 1 रुपी, 0.7 इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करूं तो कुछ तो आएगा, 0.7. जीरो तो नहीं आएगा. लेट्स अज्यूम 1 ही शेयर है तो 0.7 बिकम्स ईपीएस, ऑटोमेटिकली ईपीएस इंक्रीजेस, ईपीएस बढ़ गया. समझ में आ रही है बात? तो व्हेन यू आर ऑन 100% इक्विटी, बिकॉज जो भी है इक्विटी वालों का ही है, तो इन सच अ केस इवन अ सिंगल पेनी इंक्रीज इन ईबीआईटी विल गिव राइज टू ईपीएस बढ़ जाएगा. सो दैट्स व्हाई ये देखो जीरो से इमीडिएटली बढ़ना स्टार्ट होता है एंड स्टेडीली इंक्रीज होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है. एक्स एंड वाई एक्सिस देखो इक्वली डिवाइडेड है, राइट. तो स्टेडीली इंक्रीज होगा. ठीक है? नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, आप डेट पे हो, यही सेम थिंग, आप 100% डेट पे हो. इक्विटी वाला ये पोर्शन समझा आपको, ये एक लाइन समझा. अभी लेट्स अज्यूम आप डेट पे हो, डेट प्लान. तो नाउ यू अर्न समथिंग, EBIT यू अर्न समथिंग. ठीक है? थोड़ा बढ़ते गया. लेट्स अज्यूम आपने कुछ तो अर्न किया, 5000 अर्न किया. एंड नाउ उसके बाद यू हैव डेट, 100% डेट. इक्विटी ईपीएस वालों को कुछ देना ही नहीं है, मतलब लाइक ईपीएस वालों को देना नहीं है. आई मीन 100% डेट मतलब इक्विटी का नॉमिनल तो इक्विटी रखना पड़ता है ना, कंपनी है,
राइट। सो इन दैट केस ईपीएस क्या आ जाएगा वो देख रहे हैं हम, ठीक है। सो ईबीआईटी था, डेट वालों को पेमेंट करोगे आप, लेट्स अज्यूम दैट फिक्स पेमेंट इज एक्सीडिंग, एज ऑफ नाउ इट इज एक्सीडिंग व्हाट यू हैव अर्न, मतलब आप जितना अर्न किया है उससे ज्यादा है, आपने 5000 अर्न किया है, फिक्स पेमेंट 10000 है, फिक्स पेमेंट 10000 है। तो जब तक ये अर्निंग्स आपके, अभी अगर मैं क्या करूं 5000 अर्न किया है माइनस 10000 करूं तो 5000 का मेरा लॉस आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, ईपीएस मेरा निगेटिव में है अभी, दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर एज वेल, कि ईपीएस निगेटिव में जाएगा इफ योर अर्निंग्स दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट हायर देन व्हाट योर फिक्स्ड पेमेंट्स आर, दैट इज डेट का इंटरेस्ट उससे हायर नहीं है, तो इन दैट केस दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट से हायर नहीं है आपका कॉस्ट ऑफ सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपका ईपीएस निगेटिव में आ जाएगा, एंड दिस इज दैट सिनेरियो, ठीक है। सो यू आर अर्निंग 5000 रुपीज, आपका फिक्स्ड पेमेंट लेट्स अज्यूम 10000 है, तो जब तक आप 10000 नहीं करते हो, जब एग्जैक्टली 10000 करोगे तब ईपीएस जीरो आ जाएगा, बिफोर दैट ईपीएस वुड बी नेगेटिव, ईपीएस वुड बी नेगेटिव। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे देखो वही दिया है, देखो यू आर अर्निंग समथिंग, लेट्स अज्यूम दिस इज दैट पॉइंट ऑफ 10000, ये जो स्टार्ट है ना मेरा जहां पे कर्सर है अभी, दिस इज दैट पॉइंट ऑफ 10000 जहां पे आप ईबीआईटी प्रॉफिट कमा रहे हो 10000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके पहले ईपीएस वाज नेगेटिव, ये ईपीएस वाला लाइन है ना, तो ये अगर मैं वाई कॉलम नीचे भी एक्सीड कर लूं, लाइक यू नो एक्सटेंड कर लूं ऐसे, एंड ये डेट का जो व्हाट वी से इसको इक्वेशन है या फिर लीनियर लाइन है उसको मैं एक्सटेंड करूं नीचे भी, तो ये निगेटिव में ऐसा जाएगा, एंड यहाँ पे हिट होगा, यहाँ पे हिट होगा कहीं, तो ऐसा वाई एक्सिस पे। तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, इट विल रिप्रेजेंट कि जब तक माई ईबीआईटी इज 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000, जब तक वो ब्रेक इवन पे नहीं आता, टिल दैट टाइम मेरा ईपीएस जीरो रहेगा, ईपीएस जीरो रहेगा, बिकॉज अर्निंग इनको कुछ मिलेगा ही नहीं ना, सॉरी जीरो नहीं रहेगा, निगेटिव रहेगा, इन्होंने यहाँ पे दिखाया नहीं है निगेटिव, ये रो आइडियली ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ईपीएस निगेटिव में होना चाहिए, दिस इज ईपीएस ना, तो ये निगेटिव में होना चाहिए टिल द टाइम यू अर्न 10000, वंस यू अर्न 10000 नाउ पूरा का पूरा डिस्चार्ज कर रहे हो इनको डेट होल्डर्स को, ईपीएस वालों को कितना बच रहा है, जीरो बच रहा है, तो दैट इज दिस पॉइंट। सो कैन आई से दिस इज एन इनडिफरेंट पॉइंट, सॉरी दिस इज एन ब्रेक इवन पॉइंट, यस आई कैन से दैट दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। एंड देन उसके बाद अभी 11000 अर्न किया, 12000 अर्न किया, ईबिट आपका बढ़ता गया, तो अभी धीरे धीरे ईपीएस बढ़ना चालू हो जाएगा। ये देखो ये डेट रो पे, ये भले ही डेट लिखा है बट दिस इज डेट ऑप्शन, ये है रिप्रेजेंट, तो ये लाइन ईपीएस ही कर रही है, ठीक है। तो ईपीएस आपका बढ़ता जाएगा एज योर ईबीआईटी इंक्रीजेस, बट दैट विल ओनली हैपन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। पहले जब तक वो फिक्स पेमेंट्स आप कवर नहीं करते तब तक ईपीएस आपका निगेटिव में रहेगा। सो इफ आई आस्क यू EPS is a point, break even is a point where your EPS is zero, right? But let's assume if I put a MCQ like this, कि your return on investment is less than your cost of debt. In that case, your EPS will be. Equity वालों को कितना मिलेगा सर? कितना मिलेगा? उनको कुछ नहीं मिलेगा। हम कमा ही रहे हैं कम, उसमें भी जो भी कमा रहे हैं वो सारा डेट वालों को जा रहा है, वो भी ज़्यादा जा रहा है डेट वालों को, जो कमा रहे हैं वो भी इनसफिशियंट है, ठीक है। 5000 कमाया, डेट वालों को 10000 देना है, ठीक है, वो ऑलरेडी इन लॉसेस, तो इन दैट केस ईपीएस इक्विटी वालों को कितना मिलेगा सर? जीरो। तो जीरो नहीं मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ईपीएस विल बी नेगेटिव, ईपीएस विल नॉट बी जीरो, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक मत करना, कॉमन सेंस के साथ बोलते टाइम हमें लगता है ईपीएस जीरो है, बट आइडियली ईपीएस जीरो नहीं है, ईपीएस नेगेटिव है, इन दैट केस वैल्यू डिटेरियोरेट हो रहा है, ठीक है। सो इनडिफरेंस पॉइंट जब आता है, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट जब आता है तब ईपीएस जीरो होता है, उसके पहले नेगेटिव होता है, उसके बाद में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अभी दिस वाज डेट वाला ऑप्शन कि आपका ईपीएस ऐसे रहेगा, आपका ईपीएस यहां तक जब तक आप ईबीआईटी नहीं कमाते तब तक नेगेटिव में रहेगा, फिर जीरो हो जाएगा एंड उसके बाद बढ़ने लगेगा, एंड नाउ चेक इनडिफरेंस पॉइंट कौन सा है, डेट ऑप्शन में एंड इक्विटी ऑप्शन में। दिस इज इनडिफरेंस पॉइंट, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आर सेम फॉर मी। अगर मैं इतना ईबीआईटी कमा रहा हूँ, लेट्स अज्यूम दिस वाज 10000 ना, ये हमने 10000 वाला लेवल देखा था, ईबीआईटी हम 10000 कमा रहे तो ब्रेक इवन पे है, राइट, दिस इज ब्रेक इवन, जहाँ पे ईपीएस जीरो आया, राइट। अभी थोड़ा और एक्सीड करते, लेट्स अज्यूम दिस ईबीआईटी इज 15000, तो 15000 ईबीआईटी इज दैट लेवल जहां पे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा वेदर आई टेक डेट ऑप्शन या फिर आई टेक इक्विटी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा ईपीएस इतना ही आना है, अल्टीमेटली अगर ईपीएस इतना ही आना है तो एमपीएस भी उतना ही आना है,
ठीक है, तो दिस इज दैट इनडिफरेंट पॉइंट, दिस इज दैट इनडिफरेंट पॉइंट जहां पे बोथ ऑप्शंस आर इनडिफरेंट टू मी। ठीक है, आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। ठीक है, इसमें और कुछ है क्या समझाने जैसा? निकालोगे कैसे? यस, ये तो हुआ ग्राफिकल, ये तो हुआ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। आई होप क्लियरली समझा है ये ग्राफ। निकालोगे कैसे? ब्रेक इवन पॉइंट वेरी इजी, बोथ ऑप्शंस ले लो एंड उनका ईपीएस इक्वल कर लो, उसका ईपीएस इक्वेट कर लो एक में से, राइट? देखो ईबीआईटी माइनस द इंटरेस्ट इन दिस ऑप्शन इंटू 1 माइनस टी टैक्स रेट, इंटू 1 माइनस टी टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करूंगा तो ईपीएस आ जाएगा ये इन ऑप्शन 1 इक्वल्स टू ऑप्शन 2 का ईपीएस। अल्टीमेटली इंडिफरेंट पॉइंट ये था ना जहां पे ईपीएस दोनों का सेम था इन दोनों ऑप्शन, इन बोथ ऑफ द ऑप्शन, राइट? सो वही है, वही किया एंड फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू। जो भी ईबीआईटी मिसिंग रहेगा, ईबीआईटी मिसिंग रहेगा बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट दैट इंडिफरेंट पॉइंट एंड इंडिफरेंट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड अगेन इन टर्म्स ऑफ ईबीआईटी, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पे बोथ द ऑप्शंस आर इंडिफरेंट। ब्रेक इवन पॉइंट अगेन जो पहले वाला देखा हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट वाज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ EBIT in financial case, in operating costing वाला उसमें in terms of revenue sales, that level of sales जहाँ पे no profit no loss है, यहाँ पे भी that level of EBIT जहाँ पे EPS 0 है। ठीक है, इन डिफरेंस पॉइंट that level of EBIT जहाँ पे EPS 0 है नहीं, EPS is equal to the other options EPS, both are same। ठीक है, समझ में आया? तो EPS हमने इक्वेट किया दोनों का एंड EBIT फाइंड आउट किया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो कुछ भी है करके आप EBIT फाइंड करोगे, मिसिंग वैल्यू फाइंड करोगे EBIT। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे कंडीशंस दिए हैं, कंडीशंस दिए हैं, देखो देखो, let me read. No indifference point if after tax cost of source other than equity shares is not same under both plans, then there will be no indifference point between the two. If after tax cost of source other than equity shares is not same under both the plans, after tax cost, let us read again. For example, if two plans have equity shares of rupees 1 lakh each plan 1 has 10% debentures of 50,000 while plan 2 has 8% term loan of 50,000, then plan 2 will be better than plan 1। यहाँ पे क्लियरली समझ रहा है, plan 2 will be better than plan 1 क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे इनका कॉस्ट ही कम है। सो इनडिफरेंस ऑब्वियसली, मतलब ये बात तो ऐसी हुई ना कि कंपेयर तब करोगे जब चीजें कंपेरेबल रहेगी। यू कैन नॉट कंपेयर ना। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को मिले हैं आपका टोटल पासिंग लेट्स अज्यूम 300 का रहता है, 350 का रहता है लेट्स अज्यूम, एक बच्चे को मिले हैं 380 मार्क्स, दूसरे बच्चे को मिले हैं 360 मार्क्स एंड यू आर कंपेयरिंग देम बट यू आर नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक फाइनल में है एंड एक सीए इंटर में है। हाउ कैन यू कंपेयर? हाउ कैन यू कंपेयर? राइट? सो वही बात हुई कि कंपेरेबल है तो कंपेयर करके इंडिफरेंट कहाँ पे है वो पॉइंट निकालेंगे। अगर कंपेरेबल ही नहीं है तो इंडिफरेंट पॉइंट निकालने का सवाल ही नहीं आता, सवाल ही नहीं आता। तो देयर विल बी नो इंडिफरेंस पॉइंट इन सच अ केस। डायरेक्टली एक प्लान वुड बी बेटर देन अदर, ये वाला सिनेरियो हो जाएगा कि एक का कॉस्ट हमेशा दूसरे से कम रहेगा, हमेशा दूसरे से कम रहेगा, या फिर एक के केस में ईपीएस के टर्म्स में बात करूं तो हमेशा ईपीएस ज्यादा रहेगा बिकॉज जो कॉस्ट का परसेंटेज है, कॉस्ट का ये है रेशियो, यहाँ पे था ना जो 8% 10%, ये एक केस में प्लान 2 में इट वाज 8%, तो प्लान 2 में कॉस्ट कम है तो ऑटोमेटिकली ईपीएस बढ़ेगा, तो प्लान 2 हमेशा प्लान 1 के ऊपर रहेगा। देयर विल बी नो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों प्लान इनडिफरेंट हो। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये दोनों पैरेलल लाइंस जाते जाएंगे बिकॉज दोनों भी लीनियर है। एंड मेनी इंडिफरेंस पॉइंट मतलब कोई कोइंसाइड हो रहे दो प्लान्स कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब दोनों कंप्लीटली इंडिफरेंट है। ऐसा नहीं कि एक लेवल पे इंडिफरेंट है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करो, किसी भी लेवल ऑफ इबिट पे दोनों सेम रहेंगे, दोनों का ईपीएस सेम रहेगा। दैट इज दिस, इफ आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ सोर्स अदर देन इक्विटी शेयर्स इज सेम अंडर बोथ द प्लान्स देन ईच ईबीआईटी विल बी इन डिफरेंस पॉइंट। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करने से मे बी बेटर समझेगा, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं थोड़ा और बेटर समझेगा, बट आई होप कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से ये तो केसेस है, देखो दीज आर केसेस, ऐसे में एन डिफरेंट केसेस बना सकता हूँ, राइट ना? जहाँ पे एक एक्सट्रीम पे ये है, बीच में ये है कुछ कॉम्बिनेशन, देन ये है वो है, ठीक है? ये तो केसेस है, ये तो जब आप ये सॉल्व करोगे तभी भी आपको समझेगा ऑप्शंस, ठीक है? तभी भी ऐसे केसेस, मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। हमने दो एक्सट्रीम केसेस वाले डिस्कस तो ऑलरेडी किया, 100% इक्विटी 100% डेट, एंड वहां पे जब जो इनडिफरेंस इंटरसेक्शन होता है दैट इज नोन एज इनडिफरेंस पॉइंट, दिस वाला, ठीक है? आई होप ये इनडिफरेंस पॉइंट क्लियरली समझा आपको।
क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट कैसे करोगे वो भी हमने देखा, इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। एक का ईपीएस हैज टू इक्वल टू अदर ईपीएस। अगर 3 ऑप्शन है गाइस, या लेट मी टेल यू, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे 3 ऑप्शन थे ना, अभी ये देखो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, यहाँ पे कितने इंडिफरेंस पॉइंट निकलेंगे सर? 3 ऑप्शन है तो कितने इंडिफरेंस पॉइंट निकलेंगे? 3 पॉइंट्स निकलेंगे, 3 पॉइंट, अज्यूमिंग कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसा ये वाला कोइंसाइड वाला या फिर ये पैरेलल वाला, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, तीनों सिचुएशन में कुछ ना कुछ इंडिफरेंट पॉइंट आ रहा है। अज्यूमिंग दैट यहाँ पे टोटल कितने इंडिफरेंस पॉइंट निकलेंगे? 3 निकलेंगे। 1 बिटवीन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, एक जगह पे वो इनडिफरेंट होंगे। दूसरा बिटवीन ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, एक जगह पे ये ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 इनडिफरेंट होंगे। एंड थर्ड विद ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 1 के केस में, ठीक है, 3 इंडिफरेंट पॉइंट निकलेंगे। सर अगर 2 ऑप्शन है तो कितने इंडिफरेंट पॉइंट निकलेंगे? 1 निकलेगा दोनों का मिला के। आंसर अगर एक ऑप्शन है तो इंडिफरेंट पॉइंट आएगा नहीं, तो इंडिफरेंट पॉइंट आएगा नहीं, एक ही तो ऑप्शन है, किसके साथ डिफरेंस चेक करोगे इंडिफरेंट बोलने के लिए? ठीक है, आई होप दिस वाज लाइक इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मेन 3 कंसेप्ट हमने कवर कर लिए हैं, मेन 3 कंसेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। अभी बची है थ्योरी, अभी बची है थ्योरी, 2 वो वाले थ्योरीज एंड 1 ये कैपिटलाइजेशन वाला, 1 ये कैपिटलाइजेशन वाला। ज्यादा कुछ है नहीं, हार्डली 5 to 10 मिनट्स में वाइंड अप करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, ऑलरेडी माई कॉन्टैक्ट इज अवेलेबल विथ यू, यू हैव अदर सोर्सेस एज लाइक, अगर यूट्यूब पे ये वीडियो है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, या फिर यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली मी, डायरेक्टली आपके पास कॉन्टैक्ट तो अवेलेबल है, मेल आईडी भी अवेलेबल है। ठीक है, आई होप क्लियर है। ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं, वेरी इजी है। कॉजेस एक्सप्लेन किए हैं, कंसिक्वेंसेस एक्सप्लेन किए हैं एंड देन रेमेडीज एक्सप्लेन किए हैं। मैं जस्ट रीड आउट करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जस्ट रीड आउट करूंगा बिकॉज इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। ओवर कैपिटलाइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका कैपिटल वो ज्यादा है एज कंपेयर टू योर बिजनेस, एज कंपेयर टू योर एसेट्स, राइट, कैपिटल ज्यादा है। इसके वजह से क्या हो सकता है? ईपीएस वगैरह कम हो सकता है बिकॉज ज्यादा पैसा लेके रखा है ना, तो ज्यादा फंड्स अवेलेबल है एज कंपेयर टू व्हाट यू आर एक्चुअली डिप्लॉइंग। ठीक है, तो ईपीएस वगैरह का कम होना का ऑब्वियसली चांस है, ऑब्वियसली चांस है। यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, फंड्स ऐसे भी है। ठीक है, तो कॉजेस क्यों हो सकता है ये? रेजिंग मोर मनी, ज्यादा पैसा रेज किया, बोरोइंग ह्यूज अमाउंट्स एट हायर रेट देन कंपनी एट विच कंपनी इज अर्निंग, कंपनी अर्न जिस मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कॉस्ट ऑफ डेट है, यही केस हुआ। इन दैट केस क्या हो जाएगा? लॉसेस हो जाएंगे, लॉसेस हो जाएंगे। तो अगेन ओवर कैपिटलाइजेशन, ज्यादा बहुत ज्यादा बोरो किया है, नॉट यूज। एक्सेसिव पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब पेमेंट किया है, लाइक कंपनी में, कंपनी जब स्टार्ट किया, कंपनी लेट्स अज्यूम किसी से एक्वायर किया था, इन दैट केस उनको पेमेंट किया, तो दैट इनिशियली जो आपने इन्वेस्ट किया कंपनी में उनको पेमेंट किया, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, वो आपने किया। बट गुडविल के लिए बहुत ज्यादा पेमेंट किया, लेट्स अज्यूम गुडविल के लिए बहुत ज्यादा पेमेंट किया, तो एज सच कुछ बुक्स में एसेट तो है नहीं ना, इवन दो गुडविल परचेज गुडविल रिकॉर्ड करते आप बोलोगे, बट वैल्यू वाइज चेक करो, कुछ एक्चुअल में रियल वैल्यू वाला एसेट है क्या? नहीं है, नहीं है, राइट। सो this is again a case of over capitalization. Then improper provision for depreciation, replacement asset, distribution of dividends at higher rate, ज्यादा रेट पे डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सो इन दैट केस क्या हो जाएगा? इसके वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है। क्यों? डिविडेंड ज्यादा रेट से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डीपीएस बढ़ेगा, डीपीएस बढ़ेगा, माइट भी इक्विटी शेयर्स का प्राइस बढ़ सकता है। डिविडेंड अप्रोच याद आ रहा है, याद आ रहा है? डिविडेंड अप्रोच से निकालोगे तो इक्विटी शेयर्स का मार्केट में प्राइस बढ़ेगा बिकॉज योर कंपनी इज पेइंग हायर डिविडेंड। बट क्या अल्टीमेटली वो सस्टेनेबल है? नो, दैट इज नॉट सस्टेनेबल। दैट हाइट्स, इक्विटी शेयर्स में जो हाइज आते हैं, दैट इज नॉट सस्टेनेबल बिकॉज आप rather than actual में अर्निंग, यू आर गिविंग डिविडेंड एट हायर रेट। समझ में आया? तो इसकी वजह से मार्केट बढ़ रहा है, वो दैट इज ओवर कैपिटलाइजेशन। अल्टीमेटली इट विल करेक्ट, इट विल मेक अ करेक्शन। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इम्पैक्ट्स क्या है? कंसिडरेबल रिडक्शन इन रेट ऑफ डिविडेंड, कंसिडरेबल रिडक्शन इन रेट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट पेमेंट। ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से ये भी हो सकता है उल्टा, मतलब ज्यादा कैपिटल बेस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली रेट कम हो जाएगा, रेट कम करना पड़ेगा मे बी कंपनी को। रिडक्शन इन मार्केट प्राइस बिकॉज पीपल विल फियर कि कैपिटलाइजेशन ज्यादा है,
राइट जिनका प्राइस ज्यादा रहता है, हम क्या करते हैं, कल भी आर्बिट्राज में देखा था, मार्केट में अगर प्राइस आपका ज्यादा है, पीपल विल स्टार्ट सेलिंग योर शेयर्स, बिकॉज वैल्यू ज्यादा है ना, तो ज्यादा पे हमेशा सेल होता है, कम पे हमेशा बाय होता है, राइट तो पीपल विल स्टार्ट सेलिंग द शेयर्स, रिडक्शन इन मार्केट प्राइस हो जाएगा उसके वजह से। कभी कभार कंपनी को विंडो ड्रेसिंग भी करना पड़ सकता है, ओवर कैपिटलाइजेशन हुआ है तो विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, झूठ मूठ के दिखाना, राइट वो भी करना पड़ सकता है। एंड सम कंपनीज में ऑप्ट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, ये ओवर कैपिटलाइजेशन हुआ है, ज्यादा फंड, ज्यादा शेयर्स, डेट इशू करके रखा है, ज्यादा लोन्स लेके रखे हैं, लेट अस रीऑर्गेनाइज आवर स्ट्रक्चर, लेट अस रीपे ऑल द डेट्स, लेट अस रिड्यूस कैपिटल, अपने इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह पड़ा होगा अकाउंट्स में, एडवांस अकाउंट्स में, राइट तो वो वाला रिस्ट्रक्चरिंग जिसको हम कहते हैं वो करना पड़ सकता है। या फिर एकदम सिचुएशन वर्स रहा तो कंपनी लिक्विडेशन में भी जा सकती है, लिक्विडेशन में भी जा सकती है, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू पे द एक्सेस डेट विच यू हैज टेकन। ठीक है, रेमेडीज क्या है, क्या क्या कर सकते हैं टू सेव आउट या फिर कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। रेमेडीज आर रीऑर्गेनाइजेशन करो, बायबैक करो शेयर, अगर ज्यादा इशू किए हैं तो बायबैक द शेयर्स एंड कैंसिल देम, रिडक्शन इन क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है कुछ तो रिडीम कर दो डिबेंचर्स को, एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स में ऑल्सो भी रिड्यूस, शेयर्स का वैल्यू कम करो, शेयर्स का वैल्यू कम करो, सो दैट जो एक्सेस पैसा बचेगा उससे डेट वगैरह आप रीपे कर पाओगे। ठीक है, आई होप समझा है। अंडर कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन अगेन सेम सिर्फ उल्टा रहेगा अभी। द कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, डिविडेंड रेट विल बी हायर इन कंपैरिजन टू सिमिलर सिचुएटेड कंपनीज, डिविडेंड रेट हायर रहेगा बिकॉज आपका बेस कम है, बेस कम है तो डिविडेंड रेट ज्यादा होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स विल बी हायर, डिविडेंड रेट ज्यादा रहा तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में माइट आल्सो बी हायर, एंड रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स विल बी हायर देन देयर बुक वैल्यू। अंडर कैपिटलाइजेशन हुआ है मतलब आपका कैपिटल कम हुआ है, आपके पास एसेट भर भर के तगड़े पड़े हैं, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से क्या, रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स विल बी हायर देन देयर बुक वैल्यू, बुक में जितना दिख रहा है उससे रियल वैल्यू ज्यादा होगा बिकॉज एसेट्स आपके पास तगड़े भरे पड़े हैं, फिर भी कैपिटल आपका कम दिख रहा है करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन इफेक्ट्स क्या है, एनकरेजेस एक्यूट कॉम्पिटिशन, हायर प्रॉफिटेबिलिटी। अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल कम दिखता है बस उसके आरओआई ज्यादा दिखेगा बिकॉज बेस कम है आपका, राइट तो आरओआई ज्यादा दिखाई, दिस विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स, इट विल अट्रैक्ट मोर इन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब सेम बिजनेस में लोग ज्यादा आएंगे, उनको लगेगा ये काफी अट्रैक्टिव बिजनेस है। हाई रेट ऑफ डिविडेंड, बेस कम है तो अगेन हाई रेट ऑफ डिविडेंड विल एनकरेज वर्कर्स यूनियन टू डिमांड हाई वेजेस, वर्कर्स यूनियन ऑटोमेटिकली बोलेंगे रिटर्न ज्यादा कमा रहे हो बट हमारी सैलरी उतनी ही है, हमको सैलरी वेजेस बढ़ाओ। नॉर्मल कॉमन पीपल कंज्यूमर्स विल स्टार्ट फीलिंग कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनसे ज्यादा रेवेन्यू ले रहे हैं, ऐसा लगेगा उनको। ठीक है, तो दे विल स्टार्ट डिमांडिंग फॉर लोअर प्राइजेस। मैनेजमेंट में रिसोर्ट टू मैनिपुलेशन ऑफ शेयर्स, ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है तो मैनिपुलेशन ऑफ शेयर्स भी हो सकता है। इनवाइट मोर, गवर्नमेंट का अटेंशन आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, रेगुलेशंस आ जाएंगे, क्यों इनमें क्यों हो रहा है, बीच में हुआ था इन कुछ कंपनीज के केस में, राइट शेयर प्राइसेस इतने ज्यादा इन्फ्लेट हो रहे थे कि दे मतलब लाइक सेबी नीड टू गेट इनटू दैट, क्यों इतने शेयर प्राइस बढ़ रहा है, पंपिंग कहाँ से हो रहा है इतना मनी। ठीक है, रेमेडीज फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन, इसके लिए रेमेडीज क्या है, अगेन रीऑर्गेनाइजेशन, shares of the company can be split up, this is again a part of reorganization. Issuing bonus shares, one of the best most appropriate measure as it will reduce both dividend per share and average rate of earning. अंडर कैपिटलाइजेशन हुआ है, कैपिटल फिलहाल कम है तो बढ़ाओ, बोनस शेयर्स थोड़े इशू करो, मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ जाएगी। बाय रिवाइजिंग अपवर्ड वैल्यू द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स, ये अगेन रीऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो भी आप बोलते हो उसका पार्ट है ये। समझ में आ रही बात, तो दिस वॉज क्वाइट लाइक आप रीड करके भी ये समझ सकते हो, मैंने बस फास्ट रीड किया। ओवर कैपिटलाइजेशन वर्सेस अंडर कैपिटलाइजेशन करूं तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि बोथ ऑफ देम आर नॉट गुड, बोथ ऑफ देम आर नॉट गुड, ऐसा नहीं कि वन इज गुड अदर इज नॉट गुड, ओवर है तो अच्छा है, अंडर है तो लाइक बैड है, नो दे आर सेइंग बोथ आर नॉट गुड फॉर कंपनी। बट स्टिल अगर दोनों को कंपेयर करना है, स्टिल अगर दोनों को कंपेयर करना है तो दे विल से हाउएवर ओवर कैपिटलाइजेशन इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन इज मोर डेंजरस बिकॉज उसमें ज्यादा दिख रहा है, अंडर कैपिटलाइजेशन में तो कम दिख रहा है ना, तो वो हम एक्चुअलाइज कर सकते हैं, जो एक्चुअल में उसको ला सकते हैं, बट जहाँ पे ज्यादा दिख रहा है ऑलरेडी लोगों को ज्यादा ज्यादा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल आजकल की दुनिया कैसे चल रही है गाइस, सब दिखावा चल रहा है, सब दिखावा चल रहा है, लाइक पीपल आर टेकिंग लोन्स एंड देन यू नो टेकिंग द लैविश थिंग्स, कार्स ले रहे हैं, बंगलोज ले रहे हैं, राइट ऑल दोस थिंग्स, but ultimately whether this is more dangerous, yes this is more dangerous than a fact जहाँ पे आपके पास वेल्थ ज्यादा है बट आप दिखा कुछ नहीं रहे,
यहाँ पे ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या हो रहा है, दिख ज्यादा रहा है कंपनी को, मार्केट में एक्सपेक्टेशन, लोग इन्वेस्ट वगैरह ज्यादा करेंगे बेस्ड ऑन कंपनी का कैपिटल, कंपनी का पोजीशन वगैरह देख के, बट अल्टीमेटली वो घातक है इन अ लॉन्गर रन। अल्टीमेटली सम और द अदर टाइम इट इज गोइंग टू करेक्ट एंड दोज हु इन्वेस्टेड विल फेस लॉसेस, राइट। सो इन सच एन सिनेरियो दे आर सेइंग कि ओवर कैपिटलाइजेशन इज मोर डेंजरस। अंडर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन मैनेज कर सकते हैं इजीली, बट ओवर कैपिटलाइजेशन वाला इज वेरी बैड, ऐसे बोलते हैं, वेरी बैड, एंड एवरी कंपनी शुड स्ट्राइव फॉर प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। मतलब दोनों भी अल्टीमेटली गलत है, ओवर भी नहीं होना चाहिए, अंडर भी नहीं होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, मूविंग अहेड, फिर लास्ट पॉइंट्स कवर करते हैं। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी थोड़ा फंस जाता हूँ। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ज्यादा कुछ नहीं बोलता। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी सजेस्ट दैट मैनेजर शुड यूज वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट चॉइस शुड बी इंटरनल फाइनेंस, सेकंड चॉइस उसके बाद इंटरनल फाइनेंस एग्जॉस्ट होने के बाद योर चॉइस शुड बी डेट और अनसिक्योर्ड डेट, सिक्योर्ड डेट, हाइब्रिड डेट, जो कुछ भी है, एंड लास्ट ऑप्शन शुड बी इक्विटी। बस यही बोलता है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, दैट्स इट। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बोलेगा फर्स्ट इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज करो। इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन बी आपके रिटेन्ड प्रॉफिट जो है वो यूज करो, इट कैन इंक्लूड मे बी, दो हम उसको एक्सटर्नल भी बोलते हैं समटाइम्स, बट स्टिल इट कैन इंक्लूड, ऑब्वियसली 100% इट कैन इंक्लूड, कि आप थोड़े निगोशिएशंस करो, टर्म्स बढ़ाओ क्रेडिटर्स के साथ आपके, सो दैट आपको पेमेंट के लिए ज्यादा टर्म मिलेगा, ज्यादा फाइनेंसिंग अवेलेबल हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, राइट। सो ये भी छोटे मोटे फाइनेंसेस, इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है। अदर इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या है वो हम लास्ट चैप्टर हमारा है आई गेस, एक सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, उसमें देख सकते हैं। बट बिसाइड दैट, वो होने के बाद, वो एग्जॉस्ट होने के बाद फिर डेट रेज करो, एंड उसके बाद लास्ट ऑप्शन इक्विटी है। दिस इज पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग का एक ऑर्डर में चलो, ठीक है, दैट्स इट। एंड देन ट्रेड ऑफ थ्योरी बोलता है नथिंग। ट्रेड ऑफ थ्योरी सेज डेट इज गुड, but you have to analyze the benefit of employing debt and costs of employing debt. What are the benefits? एक दो बेनिफिट्स में हमेशा जो बोलता हूँ, रेट कम रहता है एंड सेकंड टैक्स शील्ड मिलता है। यहाँ पे ये लोग सिर्फ टैक्स बेनिफिट का बात करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कंपेयरिंग इट विथ इक्विटी, दे आर कंपेयरिंग द कॉस्ट विथ बेनिफिट्स। इक्विटी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेट कम है। यहाँ पे मेरे को सिर्फ डेट ही देखना है, डिबेंचर्स ही देखना है, उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो इसलिए वो लोग ये नहीं बोले, इसलिए दे आर सेइंग बेनिफिट क्या है, टैक्स शील्ड मिल जाता है। कॉस्ट क्या है, रिस्क बढ़ता है। देयर कैन बी अ कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। ज्यादा डेट हो गया तो कंपनी वाइंड अप करनी पड़ सकती है अगर इफ यू आर नॉट एबल टू पे दोज डेट प्रॉपर टाइम। तो दिस इज नोन एज बेसिकली फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बोला है इसको। So advantage is tax benefit and cost is cost of financial distress, जिसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है, बैंक्रप्सी की कॉस्ट आती है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होंगे आप पे उसकी कॉस्ट, लीगल उसमें कॉस्ट जो होगी वो, एसेट्स आपको कम वैल्यू पे डिस्ट्रेस सेल करने पड़ेंगे अगर कंपनी वाइंड अप करनी है, या फिर इन दैट सिनेरियो करने पड़ेंगे, तो वो लॉस, ऑल दिस इज बैंक्रप्सी कॉस्ट। अदरवाइज ये छोड़ के नॉन बैंक्रप्सी कॉस्ट भी कुछ होती है। फॉर एग्जाम्पल डेट मेरा बढ़ता चला गया, आई हैड टोल्ड यू यस्टरडे, डेट ज्यादा बढ़ा तो क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में भी हमने देखा था, एक पॉइंट के बाद पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट रिस्क एंड उसके बाद डेट का कॉस्ट अगेन इंक्रीज होने लगता है। इक्विटी वाले भी ज्यादा डिमांड करते हैं बिकॉज दे फील दैट रिस्क, राइट। सो अल्टीमेटली दैट कॉस्ट अगेन, सो सिमिलरली क्रेडिटर्स भी डिसएडवांटेजेस पेमेंट टर्म्स मांग सकते हैं, बॉन्ड होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स, ये भी थोड़ा फाइटिंग में, निगोशिएशन में लग सकते हैं, बिकॉज रिस्क सभी लोगों को बढ़ रहा है ना, बिकॉज कंपनी चली गई तो क्रेडिटर को भी पेमेंट नहीं मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स भी लॉस करना पड़ेगा उनको, इक्विटी वालों की तो लग जाएंगे। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज व्हाट दे हैव कॉल्ड एज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, एंड इसका कॉस्ट इसमें इंक्लूड होता है बैंक्रप्सी कॉस्ट, मतलब एक्चुअल बैंक्रप्सी हुआ तो क्या क्या होगा वो वाले कॉस्ट, लीगल कॉस्ट, वाइंडिंग अप वाला कॉस्ट, देन एसेट डिस्ट्रेस सेल करने के लिए जो लॉस होगा वो वाला, एंड नॉन बैंक्रप्सी वाला कॉस्ट, मतलब बैंक्रप्सी हुआ नहीं बट वो एलिमेंट ऑफ फियर है, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो, सो नाउ व्हाट दिस थ्योरी सेज कि यू हैव टू ऑब्टेन अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज बेनिफिट, क्या है, टैक्स सेविंग है, एंड एक साइड पे ये सारे कॉस्ट है विच आर प्रोबेबल, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी वाले कॉस्ट है, ठीक है, हो सकता है नहीं भी हो सकता,
ठीक है, तो आप अप्रोप्रिएटली उसको डिस्काउंट करो ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी वगैरह यूज करो ना, तो वो करके एक साइड पे कॉस्ट ले लो, एक साइड पे बेनिफिट ले लो, एंड देन इक्वल देम इन द सेंस कंपेयर देम एंड देन डिसाइड दैट्स इट। तो आपको इस पे अगर थ्योरी क्वेश्चन आए तो आप कैसे लिखोगे, यही सब लिखोगे कि दिस ट्रेड ऑफ थ्योरी सेज टू या फिर एक्सप्लेन्स टू अटेन अ ट्रेड ऑफ बिटवीन costs of employing a debt and benefits attained via employing a debt, right? What are the benefits? वो लिखोगे, benefits from the debt, employing debt are tax benefits, tax shield which we get, and then cost लिखोगे, there are bankruptcy cost, financial distress वाला cost, bankruptcy हो सकता है या फिर non bankruptcy वाले cost हो सकते हैं, ठीक है, वो लिखोगे। तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के कॉस्ट क्या क्या रहते हैं, इंसॉल्वेंसी वाले कॉस्ट, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए कॉस्ट, लीगल कॉस्ट, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज छोड़ के जा सकते हैं, कस्टमर्स, बिकॉज एम्प्लॉइज पे भी प्रेशर रहेगा ना, तो थोड़ा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा दिखाओ या फिर काम वर्कलोड वगैरह एक्सपाइज जो कुछ भी है, या फिर एम्प्लॉइज में फियर ऑफ देयर जॉब सिक्योरिटी कि कंपनी खत्म हो गई तो हमारा जॉब दिक्कत में आ जाएगी, तो इसलिए बेटर है पहले ही स्विच कर लो, सो दैट कॉस्ट, तो कंपनी के लिए अगेन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर छोड़ के जा सकते हैं, सप्लायर्स पेमेंट टर्म्स थोड़े टाइट कर सकते हैं कि इमीडिएटली पेमेंट दो या फिर कैश पे ही दे दो तो ही हम दे देंगे गुड्स, क्रेडिट पे हम आप पे भरोसा नहीं रखते, आपकी कंपनी कभी भी डूब सकती है, राइट, ऑल दोस थिंग्स, यही लिखोगे, ये छोड़ दे सकते हो। As debt to equity ratio increases, leverage increases, there is a trade-off between interest shield and bankruptcy, यही ये trade-off obtain करना है between tax shield that is the benefit and the cost, bankruptcy cost and non bankruptcy cost, सारे cost clear है। I hope कि ये पूरा चैप्टर आपको समझा है। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू, बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया एंड पे जाके आप लोग वीडियो डायरेक्टली क्लोज कर देते हो, बट लेट मी टेल यू अबाउट दिस एंड देन उसके बाद मैं एक चीज डिस्कस करता हूँ। बिफोर क्लोजिंग दिस आर द न्यू बैच के डिटेल्स। May 25 रेगुलर के लिए रेगुलर बैच अनाउंस होने वाला है। आपके फ्रेंड्स, आपके जूनियर्स, इफ यू आर फाइंडिंग दीज रिविजन्स मैराथन फ्रूटफुल, उनको डू रेफर सो दैट उनका भी बेनिफिट हो। कहाँ पे अवेलेबल है? साइली मैम के सक्सेस मंत्रा एकेडमी में हमें ये अवेलेबल मिलेंगे। मैं खुद अवेलेबल मिलूंगा वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए। फेस टू फेस बैच रहेगा। एट द सेम टाइम वहां से आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। हर एक के प्राइसिंग डिटेल्स क्या रहेंगे, कब बैच स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, ये सारी चीजें सक्सेस मंत्रा एकेडमी से आप अगर कनेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। एट द सेम टाइम अभी आने वाला पीरियड हम क्या करेंगे? हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया है, रिवीजन कंप्लीट किया है, बट हमने इलस्ट्रेशंस टीवाई के नहीं किए। बट बिफोर दैट मेरा और एक छोटा प्रायोरिटी है, एमटीपी जो मॉक टेस्ट आपका अभी जस्ट रिसेंटली हुआ है कुछ दिन पहले, वो देखना, वो बताना। उसका वीडियो में भी इसके पहले ही या फिर इसके बाद कभी तो अपलोड हो जाएगा, बट डू कीप अ ट्रैक ऑन दैट। दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल रहेगा आपको। साइली मैम के यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा, प्रोफेशनल सक्सेस मंत्रा के चैनल पे भी रहेगा, एट द सेम टाइम एजुकेटिंग इंडिया के चैनल पे तो है ही। ठीक है, आई होप क्लियर है। चैप्टर 5 में कोई भी डाउट रहा, यू कैन रीच आउट टू मी, या फिर सिर्फ डाउट डिस्क्रिप्शन में डाल के रखो। आई विल आंसर इट व्हेनेवर आई गेट टाइम। ठीक है। एंड बिसाइड दिस, अगर आपको ये फ्रूटफुल लग रहा है, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज अगर आपको न्यू बैच के लिए शेयर करना है, यू शेयर इट विद योर जूनियर्स जो रेगुलर अटेम्प्ट के लिए आ जाएंगे फॉर May 25. आई होप यू आर फाइंडिंग इट फ्रूटफुल. Do let me know all these things, all our efforts for you. Do let us know कि how you are feeling. ठीक है। आई होप ये काफी अच्छा सेशन था आज का एंड कल का मिला के। एक कॉन्क्रीट रिवीजन 1 से लेके एंड तक पूरा का पूरा, इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा हमारा जो हमने कवर नहीं किया। सारी चीजें कवर की है। ठीक है। नाउ गेट रेडी, वार्म अप योरसेल्फ फॉर द फाइनल रन, जहाँ पे खुद सेल्फ स्टडी के लिए अच्छे से बैठो। कुछ भी सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम आया, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। ठीक है। लेट अस क्लोज